आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। मोकामा के हाथीदह गांव में गुजरने वाला नेशनल हाईवे मिनी झील के रूप में तब्दील हो गया है। बाटा मोड़ और महेंद्रपुर मोड़ के पास सड़कों पर जल जमाव का नजारा तो बना ही रहता है, लेकिन अब हालत यह है कि भारी जल जमाव में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बाटा मोड़ से बढ़िया जाने वाली अहम सड़क अब मिनी तालाब का रूप ले रही है। बताया जा रहा है कि NHAI के अधिकारियों की लापरवाही से जल जमाव हुआ है, जिसके कारण अंधेरे में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद लोगों को राहत प्रदान करने की कोई पहल नहीं की जा रही है। और गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश ने सड़कों की सूरत बदल दी है। इससे न केवल राहगीरों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, बल्कि वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग का भी यही हाल है। इस मार्ग में पड़ने वाले मोहनपुर केंद्रीय कारा के सामने सड़क की हालत खराब हो गई है। लगातार बारिश से यह सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है और इन गड्ढों में पानी जमा रहने से चालकों को भारी परेशानी हो रही है। बताते चले कि यह मार्ग गिरिडीह को धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो समेत पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे महानगरों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इसके साथ साथ गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र को सामग्री आपूर्ति के लिए गिरिडीह का यह लाइफलाइन मार्ग है। लेकिन इस मार्ग के जर्जर हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तत्काल इसकी मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी यहां बड़ी घटना घट सकती है। वहीं भोजपुर पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। हालांकि जिले में क्राइम कंट्रोल करने के लिए भोजपुर पुलिस कप्तान राकेश कुमार दुबे ने पदभार संभालते ही चीता मोबाइल का गठन किया था, लेकिन इससे भी कुछ खासा परिणाम सामना नहीं आया है। वहीं जहां एक तरफ बेखौफ अपराधियों ने आभूषण की दुकान से 6.5 लाख की लूट जैसी घटना को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नगर थाना क्षेत्र के सपना सिनेमा के पास हथियार से लैस बदमाश ने 50,000 रुपए रंगदारी की मांग की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के सपना सिनेमा के पास मेहतर कॉलोनी निवासी पुत्र भरत राम के घर हथियार से लैस नगर थाना क्षेत्र के मुती टोला निवासी देवेंद्र यादव के यहां आया और 50,000 रुपए रंगदारी की मांग करने लगा। यादव बुलाया हमको, इधर काम है तुमसे, हमको गए गली में, हमको बुलाया, बोला कि हमको 50,000 रुपये चाहिए। तो हम बोले क्यों 50,000 आपको दे रहे हैं? तो ना हमको चाहे, हमको अभी भेजा है। तो बोले कौन अभी भेजा है? तो तू देगा कि नहीं देगा? हम बोले क्यों दे, हम लोग निगम का कर्मचारी हैं, हम निगम में नौकरी करते हैं, क्यों आपको 50,000 रुपये? तो नहीं देगा ना तो तुमको गोली मार देंगे। तो इसके बाद हम अपने भाई को बुलाएं, उनको बोले कि चलिए वो आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो अपना भाई को बुलाएं, हम अपना भाई को बुलाते हैं, बोला कि आपको भाई की बुलाया, कपार पर गोली भेज दिया। कपार पर गोली भेज, मेरा भाई पीछे धान लग गया, उसको धरने के बाद उसको पूरा हाथा भाई फायदा फैल गया। फिर उसके बाद आके विकास यादव आके बोला कि अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग को कॉपी दिए गोली मार देंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत राय हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, देखा जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। अपराधियों की आपराधिक घटनाओं को रोकने में प्रशासन भी विफल नजर आ रही है। विक्रांत, लाख कोशिशों के बावजूद भोजपुर जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने में भोजपुर पुलिस विफल साबित हो रही है। हालांकि क्राइम कंट्रोल के लिए भोजपुर SP राकेश कुमार दुबे ने पदभार संभालते ही चीता मोबाइल का गठन किया था। फिर भी चीता मोबाइल हो या कैश मोबाइल हो, ये अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। लगातार आपराधिक घटनाएं जिले में घटते जा रही है। एक तरफ जहां 6.5 लाख की आभूषण की दुकान से लूट हुई, वहीं दूसरी तरफ 50,000 की रंगदारी मांगी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बिहार के बगहा में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। गोवर्धन थाना के सिगहा नदी के द्वारा मचलगवा के कंघूसरी में तबाही के कारण कई घर को नदी अपने गर्भ में ले लिया है। आलम यह है कि रामनगर से गोवर्धना थाना को और दोन गांव को जोड़ने वाले रोड को सिंगाहा नदी के द्वारा दोनों तरफ से पूरी तरह अपने गोद में ले लिया। बीच में कंघूसरी गांव के कुछ घर बच गए, जिसके बाद बचे घर के लोगों से सर्किल इंस्पेक्टर और गोवर्धना थाना अध्यक्ष के द्वारा जाकर लोगों को समझाया कि आप लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएं और साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। कहीं ऊंचा जगह पकड़ लीजिए, बाढ़ का समय खत्म हो जाए फिर ना, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार की ओर से रोड बना और सब रोड को तोड़ दिए बाढ़। नदी तो किसी के पक्ष में नहीं है, इसलिए अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं। वर्षा को अभी भी बारिश की संभावना है, बराबर जो न्यूज आ रहा है। मौसम का ना, और मौसम तो बिहार में एंट्री ले लिया है, तो इस स्थिति में कहीं ऊंचा जगह देख के पकड़ लेना है, ताकि जो भारी बारिश हो, नदी का बहाव तेज हो तो जान माल का नुकसान नहीं। और बताया यही ये बारिश का ज्यादा मौसम आएगा, लोग का कहीं से निकले के समाज नहीं मिलेगा, तो अपना ऊंचा जगह धर लेना, अपना जो दुख है वो अपना बचा लेना, यही ना। बरसात खत्म हो जाएगा तो कोनो बात का आगे फिर आदमी रहने लगे, हो जाए, फिर अपना जगह धर लेगा। कैसा लगा सर का बताया हुआ? बहुत सुंदर भाई बात। और कौन दिक्कत नहीं है? तो बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। सिगहा नदी में तबाही के कारण कई घर बर्बाद हो गए। तो बिहार में बगहा में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। गोवर्धन थाना के सिगहा नदी के द्वारा मलचगवा में कंघूसरी में तबाही के कारण कई घरों को नदी ने अपने गर्भ में ले लिया है। तो जिस तरीके से बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और इस नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घरों को अपने गर्भ में नदियों ने ले लिया है। और आलम यह रहा कि रामनगर से गोवर्धना थाना को और दोन गांवों को जोड़ने वाली रोड को सिगहा नदी के द्वारा दोनों तरफ से पूरी तरह से अपने गोद में ले लिया गया। तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं भोजपुर में अपराध रोकने के लिए भोजपुर के नए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी चीता मोबाइल का गठन किया जाता है तो कभी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सभी हथकंडे अपराधियों के सामने नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भोजपुर के आरा शहर का है, जहां अपराधियों ने हथियार की नोक पर एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दुकान के मालिक ने बताया कि उक्त अपराधी 3 की संख्या में दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे। उस समय दुकान पर दुकान के मालिक के साथ उनके कर्मी और कुछ ग्राहक मौजूद थे। तभी अपराधियों ने मौका पाकर दुकान के शटर को बंद कर दिया और दुकानदार के पूछने पर अपराधियों ने बंदूक निकालकर दुकान में सभी मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद दुकान के सभी गहनों को अपने थैले में डालकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। तीन लोग आए हथियार दुकान में से सामान लेकर फरार हो गया। शटर गिरा दिया है लोग हाथे के साथ और बोला कि तो तीन हम देखा चाहिए और फिर निकल गया। कितने का सामान मिलता है? 6-6.5 लाख। तीनों आदमी हथियार के साथ थे? आपको बंधक बना लिया गया था? हम दोनों हम थे तो कस्टमर भी था। मैंने 6-6.5 लाख रुपए का था। क्या नाम आपका? गहने के साथ कैश का भी नहीं था, केवल गहने के लिए हुई।
और सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बीते कई सौगात दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सौगात दिल्ली में एक नए ठिकाने के रूप में बिहार सदन का उद्घाटन करके उन्होंने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस समारोह में दिल्ली स्थित 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। अब वहां कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार सदन की नींव 2 साल पहले सीएम नीतीश ने रखी थी। यह भवन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में करीब 2 एकड़ में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी 10 मंजिलें हैं और इसमें 108 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ वीवीआईपी के लिए 8 अलग अलग स्वीट्स हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी 6 स्वीट्स बनाए गए हैं। बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए। तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौतम, दिल्ली में बिहार के तीसरे भवन का उद्घाटन किया गया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार वासियों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है, तो किस तरीके से बिहार वासी इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, ये गौरव की बात है नियाज कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 73 भवनों का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 169 भवनों का उद्घाटन भी किया है और कल बहुत खास दिन था जो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया और इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। और जहां तक सवाल है आपके प्रश्न का कि बिहार को इससे क्या फायदा हो, तो गौरव की बात है ये कि राजधानी दिल्ली में बिहार से के जो 118 कमरों वाला बिहार सदन तैयार होगा, यानी कि बिहार के जो तमाम अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो उसका ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं बिहार सरकार के अंदर सभी विभागों का अपना एक कमरा होगा। और ये बड़ी बात है कि दिल्ली में उसके अधिकारी, उसके मंत्री चाहे तो वहां बिहार सदन में अपना एक अधिकार हो, अपने बैठने का ठिकाना हो। और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहले से 2 भवन है, बिहार भवन और बिहार निवास। इससे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा बिहार से दिल्ली जाने वाले लोगों की जो संख्या है बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए बिहार सदन का निर्माण कराना बेहद जरूरी था। बाकी 2 भवनों का भी विस्तार किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बाकी 2 भवनों को एग्जिक्यूट छोड़ दिया जाएगा, उसका भी निर्माण कराया जाएगा, लेकिन आबादी के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से बिहार सदन 10 मंजिला होगा। इसमें 118 कमरे होंगे, मल्टीपर्पज हॉल भी होंगे, कैंटीन भी होगी, कार पार्किंग की सुविधाएं होंगी, सोलर पैनल लगेंगे ताकि बिजली की बचत हो सके। इसके अलावा इसके जो जमीन उपलब्ध कराने में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष यूपीसी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने तत्काल ये व्यवस्था की और जमीन मुहैया कराई गई। सबसे बड़ी दिक्कतें वही लग रही थी, लेकिन वो बढ़िया से निकल गया। उसके बाद यहाँ सभी विभागों के कार्यालयों के लिए भी व्यवस्था है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे, जिन्होंने तारीफ की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार दिल्ली में बिहार के 118 कमरों वाला बिहार सदन कहीं ना कहीं अपने आप में अनोखा होगा, अनूठा होगा। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भवनों का बेहतरीन मेंटेनेंस, अभी आपने जो बात सुनाई मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भवनों का बेहतरीन मेंटेनेंस हो,
समय पर काम पूरा हो, निर्माण पूरा हो और बाकी योजनाएं पूरी होनी चाहिए। तो एक बड़ा ही गौरव रहा इतिहास। जी गौतम, जैसा कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं और इलाज करवाते हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो क्या प्रक्रिया होगी जो अगर लोग वहां पे रुकना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो किस प्रक्रिया के तहत वो वहां पे रह सकते हैं, ठहर सकते हैं? देखिए, उसी उद्देश्य से ये बनाया गया है। एक तो इसका पहला और प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार और प्रशासन के लोग वहां ठहरेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपने अपनी बिल्डिंगों में ठहरेंगे। 10 मंजिला बिल्डिंग होगा, उसमें बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं, लगभग 21 विभागों हैं टोटल। उस विभागों में 169 भवनों का उद्घाटन, जिसकी लागत 725 करोड़ होगी। तो ये एक तरीके से आम लोगों से ज्यादा जरूरी उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है जिनको दिल्ली आना जाना पड़ता है, वो उन तमाम नेताओं के लिए है जो दिल्ली आना जाना पड़ता है, और इसके अलावा जो लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इलाज के लिए जाते हैं, दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, तो उन्हें रहने की दिक्कतें होती है। तो ऐसे में उनके लिए व्यवस्थाएं होगी, कैंटीन होगा, रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था होगी, इसके अलावा कार पार्किंग, वो तमाम वो चीजें होगी जिसको लेकर के बिहार से बनाया गया न्याज। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं एचडीएफसी बैंक लूट मामले में एक बार फिर वैशाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक और अभियुक्त मुकेश राम और उसकी पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं अब तक पुलिस ने इस मामले में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की बरामदगी कर ली है। इसकी जानकारी वैशाली एमपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी और साथ ही इस लूट कांड का खुलासे से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किए जाने की बात कही गई। हुआ था, इसमें मेजोरिटी ऑफ अमाउंट रिकवर हो चुका था। जो अपराधी फरार थे उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है एवं उसके पास से 14,04,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाना लगाने में उसे आश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई है। एक देसी कट्टा एवं 2 गोलियों की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में अलग से बड़गांव थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। और बिहार के भोजपुर में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोर बीईओ अभय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। मामला भोजपुर जिले के पीरो ब्लॉक के बीआरसी का है, जहां पीरो बीआरसी के गेट से पीरो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार को 80,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार बीईओ से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये टीचर से 80,000 रुपए की डिमांड किए थे। उनको वित्तीयता का आरोप लगा के सस्पेंड किया था। रिलीज करने के बाद पैसा की डिमांड किया। और समस्तीपुर में भाकपा माले ने उजियारपुर के मनरेगा भवन परिसर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरना दिया। इस दौरान मनरेगा भवन परिसर में उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने, केंद्र में डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर की नियुक्ति करने, प्राथमिक उपचार सहित जीवन रक्षक दवा की गारंटी करने सहित कई अन्य मांग के लिए धरना किया गया। कंपाउंडर, ड्रेसर सहित एएनएम की प्रतिनियुक्ति करने के लिए, नए भवन का निर्माण करने के लिए और जनहित में वह अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने भाकपा माले ने 1 दिवसीय इस मनरेगा भवन कार्यालय पर धरना देकर के हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत जो बदतर है उसको बेहतर किया।
वहीं बेतिया में बारिश और गंडक नदी का पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी अभी तक कम नहीं हुई है। जिले का दियारा इलाका आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है। गंडक नदी के सामने इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर बेतिया की है। बेतिया में बारिश और गंडक नदी का पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी तक कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जिले का दियारा इलाका आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है। गंडक नदी के सामने इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का पानी जमा हुआ है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं देश में बीते दिन जहां टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बना, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत काफी कम रहा। झारखंड में कुल 95,258 टीके लगाकर 19वें पायदान पर है। सबसे ज्यादा धनबाद में 9,506 टीके, तो सबसे कम जामताड़ा में मात्र 1,048 टीके ही दिए जा सके। झारखंड में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात अगर रांची की करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इसके बावजूद रेस्टोरेंट और क्लब पर पाबंदी कायम है। बीते दिन दिल्ली दौरे से लौटे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिलहाल इस दिशा में कोई कदम न उठाए जाने की बात कही। उन्होंने समीक्षा किए जाने के बाद इस दिशा में निर्णय लिए जाने की बात कही। मैं पहला आदमी था जो शुरू से कहता रहा कि जीवन भी चले और जीविका भी चले, दोनों तो जो मांग है, लेकिन समीक्षा करना होगा उसको कि जरूरत क्या चीज की। ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से खोल दिया जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। तो हाई पावर कमेटी है, वो सोच विचार करके निर्णय कमेटी देती है और अभी भी सही निर्णय लेंगे। अब तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, सब जगह खुल रहा है, यहाँ भी खुलेगा। तो देश में बीते दिन जहां टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बना, वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत काफी कम रहा है। झारखंड कुल 95,258 टीके लगाकर 19वें पायदान पर रहा है। तो एक तरफ सरकार के तमाम तरह के दावे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है और लोगों को काफी ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर धरातल पर बात करें तो देखा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन के मामले में झारखंड 19वें पायदान पर रहा है और सबसे ज्यादा धनबाद में 9,506 टीके, तो सबसे कम जामताड़ा में मात्र 1,048 टीके ही दिए जा सके। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।